सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले वोकैबुलरी वर्ड पे आते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एक्सासर्बेट करना। एक्सासर्बेट करने का मतलब क्या है? दर्द दिलों के कम हो जाते हैं, लेकिन दर्द दिलों के कम नहीं हुए, दर्दों को बढ़ा दिया। तो जब आप किसी का दर्द बढ़ा देते हो, किसी खराब चीज को और खराब कर देते हो, उसको बोलते हैं आप क्या कर रहे हो? एक्सासर्बेट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। तो मेकिंग अ सिचुएशन वर्स और मोर इंटेंस, आपने सिचुएशन को और खराब कर दिया, एग्रवेट कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, वर्सन कर दिया, खराब कर दिया। मुझे कुछ इडियम्स बता दो। आपने क्या किया? टर्न द नाइफ, नाइफ टर्न किया, मतलब सिचुएशन को और खराब कर दिया। आपने ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इंजरी हो रखी थी, इंसल्ट और कर दी, मतलब सिचुएशन को और खराब कर दिया। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डाल दिया आपने। फैन द फ्लेम्स, आग को हवा दे दी, मतलब चीजों को और आपने क्या कर दिया? खराब कर दिया। अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, जले पर नमक छिड़क दिया, मतलब आपने क्या किया? चीजों को और भी ज्यादा खराब कर दिया। एंटोनिम्स, मिटिगेट किया, सुकून पहुंचाया, एलिविएट किया, सुकून पहुंचाया, ईज किया, सुकून पहुंचाया। सुकून पहुंचाने के जल्दी से वर्ड याद कर लेते हैं। मॉडिफाई किया, एसुएज किया, अपीज किया, एमेलियोरेट किया। मैं तो सारे ए वाले एक साथ लिख रही हूँ पहले। एलए किया। अब सारे पी वाले लिख लेते हैं। प्लाकेट किया, बच्चों का पैसिफायर आता है जो बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाता है, तो पैसिफाई किया। प्रोपिशिएट किया, पैलिएट किया, लल किया, सूद किया, रिलैक्स किया, ट्रैंक्विलाइज किया। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप सामने वाले को क्या कर रहे हो? सुकून पहुंचा रहे हो, मतलब उसके दर्द कम कर रहे हो। दर्द कम कर रहे हो मतलब दर्दों को क्या कर रहे हो? कर्टेल कर रहे हो। दर्दों को क्या कर रहे हो? लेसन कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो आप उसके दर्दों को। तो मोर फॉरेस्ट कट करना, और फॉरेस्ट काटोगे तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो चल रही है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। एलिमेंट वर्ड अलग होता है, ये तो एले है। एक वर्ड होता है एलाई, बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड। और दुश्मन को क्या बोलते हैं? फो। फो शब्द का मीनिंग क्या होता है? एनिमी। तू मेरा दुश्मन, मैं तेरा दुश्मन, तो यू आर माय फो, आई एम योर फो। आप कर्ब करना इज आल्सो कम करना। क्वेल कर देना, इसका मतलब बुझा देना। आपने किसी के अंदर की जो आग थी उसको बुझा दिया, मतलब उसको सुकून दे दिया। क्वेंच करना, किसी की प्यास को बुझा देने को क्या बोलते हैं? क्वेंच कर दी उसकी प्यास आपने। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग कोई चीज कम होती जा रही है, मतलब वो ड्विंडलिंग है। वी वन प्लस आईएनजी है तो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। तो ड्विंडलिंग का मतलब क्या है? धीरे धीरे उसका साइज, नंबर और स्ट्रेंथ क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। डिमिनिश कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, श्रिंक कर रही है, कोई चीज कम होती जा रही है, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, वेन कर रही है वो। और क्या कर रही है? विथर करती जा रही है, डिमिनिश करती जा रही है। आपने उसको कम कर दिया, मतलब क्या कर दिया? अबेट कर दिया। तो वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो हमने करे। कर्टेल कर दिया, कम कर दिया, कर्ब कर दिया, कम कर दिया। कोई चीज नीचे आ गई है, प्लमेट कर गई है। कोई चीज नीचे डूब गई है, प्लंज कर गई है, नोज डाइव कर गई है, नीचे आ गई है। तो सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज क्या होती जा रही है? वो चीज दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, इसका मतलब कम होती जा रही है। श्रिंक करती जा रही है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज कम होती जा रही है। हाँ, विल्ट भी एक वर्ड है। विल्ट का मतलब क्या होता है? मुरझाते हुए जाना, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जा रही है। श्रिवल करती जा रही है, राइट। श्रिवल इज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, कम होती जा रही है। कोई चीज एकदम ही मुरझा गई है, ड्रूप कर गई है, मतलब वो पूरी तरीके से मुरझा चुकी है। एंटोनिम्स, इंक्रीज कर रही है, ग्रो कर रही है। हाँ, एब करती जा रही है। एब भी बहुत प्यारा वर्ड है। एब का मतलब वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। डिप्लीट करती जा रही है, कल ही बड़े थे वर्ड्स, आप लोगों को याद होंगे। कम होती जा रही है। एंटोनिम्स क्या है? इंक्रीज हो रही है, ग्रो हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। इंक्रीज के कुछ सिनोनिम्स बताना। सोर कर रही है, सर्च कर रही है। पहले सारे एस वाले बताओ। स्पाइक कर रही है, स्काई रॉकेट कर रही है। प्रोलिफरेट का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना। ब्लूम कर रही है, बूम कर रही है, बोल्स्टर कर रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। बर्जियन कर रही है, बढ़ती जा रही है। हाँ, फिर हाइक आ रहा है उसमें, बढ़ती जा रही है। ऑगमेंट कर रही है, एम्पलीफाई कर रही है, बढ़ती जा रही है। मशरूम कर रही है, बढ़ती जा रही है। इन सारे शब्दों का मतलब स्वेल कर रही है, फूलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फ्लरिश कर रही है, फ्लरिश मींस और ग्रो करती जा रही है। थ्राइव कर रही है, ग्रो करती जा रही है। प्रॉस्पर कर रही है, ग्रो करती जा रही है। स्पर कर रही है, राइट, बढ़ती जा रही है। आपने उस चीज को रैंप अप कर दिया है। पहले मैं अपने को हटा दूं ना, क्योंकि मैं शायद वर्ड्स के आगे आ गई हूं, राइट। आपने उस चीज को रैंप अप कर दिया है, इसका मतलब आपने क्या किया है? उस चीज को आपने इंक्रीज कर दिया। ये सारे सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ये ऑल ऑफ दीस वर्ड्स वर वर्ब्स। सारे के सारे शब्द आपके वर्ब्स थे। हाँ, फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ऊपर की तरफ चली गई है तो एसेंड कर गई है, एस्केलेट कर गई है। एस्केलेटर होता है ना, एस्केलेट करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, मींस बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जो कम होता जा रहा है परमानेंट साइंटिफिक स्टाफ का नंबर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, ये कैसा है? ये चिंताजनक है। हाँ, इन्फ्लेट हो रही है, बढ़ती जा रही है। डिफ्लेट क्या हो जाएगा? डिफ्लेट इज व्हाट? कम होती जा रही है। स्पाइरल कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, राइट। अगला वर्ड है रिग्रेस। लास्ट में ओयूएस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। दो शब्द होते हैं एक जैसे लगते हैं बहुत सारे लोगों को, एक होता है रिग्रेस और एक होता है विग्रेस। विग्रेस का मतलब होता है कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप उस काम को बहुत कैसे वे में कर रहे हो? एनर्जेटिक वे में कर रहे हो, तो विग्रसली कर रहे हो उस काम को। और विग्रेस का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट होकर उस काम को कर रहे हो, उस काम को बहुत ज्यादा ध्यान से कर रहे हो। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि आपने उस काम को कैसे किया है? आपने उस काम को रिग्रेसली किया है। तो एक्सट्रीमली थॉरो एंड एक्यूरेट, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होकर करना, बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में करना। स्ट्रिक्ट, मेटिकुलस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बड़े एग्जाम में, मतलब बहुत केयरफुल होकर करना। एग्जैक्टिंग का बहुत केयरफुल होकर कर रहे हो। स्ट्रिक्ट का एक बड़ा प्यारा सिनोनिम होता है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है, स्ट्रिंजेंट। तो अगर आप किसी काम को बहुत स्ट्रिंजेंट वे में कर रहे हो, इसका मतलब आप उस काम को बहुत केयरफुल होकर कर रहे हो। अच्छा, मेटिकुलस का एक बड़ा प्यारा सिनोनिम होता है, मतलब आप किसी काम को बहुत ही ज्यादा केयरफुली कर रहे हो, तो उसका एक सिनोनिम होता है, सिनोनिम इज व्हाट? पंक्टिलियस। एक और वर्ड होता है फस्टिडियस। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप उस काम को बहुत केयरफुल होकर कर रहे हो। केयरफुल होने का एक और वर्ड क्या होता है? स्क्रूपुलस, मतलब बहुत ध्यान से कर रहे हो, कहीं भी किसी भी तरह की कह सकते हैं मिस्टेक का चांस नहीं छोड़ रहे। एंटोनिम्स, लीनियंट हो, केयरलेस हो, लैक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लैक्स का मतलब क्या? केयरलेस हो। तो डेवलप कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ही केयरफुल होकर स्टडीज करी है। किस टॉपिक के ऊपर उन्होंने स्टडीज करी है? क्लाइमेट चेंज को लेकर उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी स्टडीज करी है। अभी जो लैक्स वर्ड है ना, ये तो सारे एडजेक्टिव्स थे, है ना। इसका नाउन फॉर्म भी बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ है, और इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? लैक्सिटी। तो लैक्सिटी वर्ड का मतलब क्या हो जाता है? केयरलेसनेस। आप कैसे हो रखे हो? केयरलेस हो रखे हो, आपको बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है। अच्छा, अगर आप लैक्स हो तो क्या मैं कह सकता हूँ हर चीज में ढील छोड़ देते हो? तो ढील का वर्ड क्या होता है? ढील का वर्ड होता है स्लैक। तो आपने हर चीज में ढील छोड़ दिया, इसका मतलब आप क्या हो? स्लैक हो, या फिर आपने ढील छोड़ दी, ढील को भी स्लैक बोलते हैं। एक और बड़ा प्यारा वर्ड बहुत एग्जाम में आया है, एंड दैट इज रेमिस। रेमिस शब्द का मतलब क्या होता है? उन लोगों को रेमिस बोला जाता है जो लोग अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा केयरफुली होते हैं, मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, इसके ऊपर डबल स्टार। अच्छा, ये तो है केयरलेस वाले लोग। फिर कुछ लोग होते हैं जिनका काम करने का मन नहीं करता, मतलब जो बड़े ही कैसे होते हैं? आलसी से होते हैं। तो आलसी लोगों में मुझे कुछ सिनोनिम्स बताओगे? आलसी लोग कैसे होते हैं? स्लगिश होते हैं, टॉर्पेड होते हैं, लिथार्जिक होते हैं, उनका हिलने का मन नहीं करता। तो ये लोग क्या होते हैं? इनडोलेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। वेरी गुड।
और हम क्या क्या बोल सकते हैं, जो लोग आलसी होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आलसी के सिनोनिम्स पता नहीं कितनी ही बार एग्जाम में आए हैं। हाँ, टॉर्पेड लिख लेना, स्लॉथफुल होते हैं, राइट, वेरी गुड, एक ही जगह पड़े रहते हैं, डोरमेंट होते हैं, काम ही नहीं करते, हिलने का उनका मन ही नहीं करता, हिलते ही नहीं है, लैंग्वेज होते हैं, राइट, हिलते ही नहीं है, इनर्ट, इनर्ट गैसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनर्ट का मतलब क्या होता है, जो कोई एक्शन नहीं डाले, जो क्या हो एक ही जगह क्या होता है, एक ही जगह पड़ा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट। ये सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव्स। अच्छा, इंडोलेंस है ना, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इस वर्ड से, वर्ड है डोलोरस। डोलोरस वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो बड़ा दुखी दुखी सा होता है ना, जो सैड सैड सा होता है, जो क्या करता है, ड्रॉ अ लॉन्ग फेस, जो एक लॉन्ग फेस ड्रॉ करके रखता है, इसका मतलब ऐसा इंसान क्या होता है, बड़ा ही दुखी होता है। तो मुझे दुखी के कुछ सिनोनिम्स बताओगे आप लोग, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। तो एक वर्ड तो हमने कराई था डोलोरस, मेलनकोलिक, वेरी गुड, लैक्रिमोस, लैक्रिमोस शब्द का मतलब क्या होता है, वो इंसान क्या है, टीयरफुल है। मैं स्क्रीन पे वापस आ जाती हूँ, मुझे स्पेस मिल चुका है फाइनली। हाँ, और क्या बोल सकते हैं, ऐसे इंसान बड़े दुखी दुखी से रहते हैं तो डाउनकास्ट होते हैं, वेरी गुड, क्रेस्ट फॉलन होते हैं, ल्यूगुब्रियस होते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ग्रीव करते रहते हैं पूरे टाइम, ग्रीफ दुख होता है, ग्रीविंग होते हैं, सॉरोफुल होते हैं, दुख से भरे रहते हैं, वेफुल होते हैं, हमेशा क्या कहते हैं, दुखी दुखी से रहते हैं, फॉरलॉर्न होते हैं, राइट, पूरे टाइम सैड रहते हैं, कभी उन लोगों को अच्छा फील ही नहीं हो रहा होता। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, दुखी, हाँ, रूफुल होते हैं, दुखी रहते हैं पूरे पूरे टाइम, मेलनकोलिक में लिख लिया, ग्लूमी होते हैं, हाँ, ग्लम होते हैं, राइट, वेरी गुड, मोरॉस होते हैं, सैड रहते हैं। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव, सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। चलो अगले पर आते हैं, रेट्रीब्यूशन, लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, जब भी ये ऐसी बात आती है ना कि आप किसकी बात कर रहे होते हो कि बदले की, तो मुझे हमेशा से एक डायलॉग याद आता है, डायलॉग क्या, मेरे करण और अर्जुन आएंगे और वो क्या करेंगे, वो बदला लेंगे। तो रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बदला, प्रतिशोध। तो पनिशमेंट इसको इन्फ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट का मीनिंग क्या होता है, दर्द देना। तो किसकी तरफ दिया गया है, वेंजेंस, बदले की तरफ, वेंजेंस बदला, किसी ने किसी का कुछ गलत काम किया था तो बदला लेने के लिए क्या किया गया है, जो पनिशमेंट दिया गया है उसको बोलते हैं रेट्रीब्यूशन, रिवेंज, पेनल्टी, रिटेलिएशन, रिटेलिएशन इज व्हाट, मेरे करण और अर्जुन आएंगे। तो जो लोग बड़े दर्द के कह सकते हैं बदले की आग में भड़क रहे होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, विंडिक्टिव होते हैं, कैसे होते हैं, रिवेंजफुल होते हैं, एवेंजफुल होते हैं। तो ये क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म्स है, मतलब ऐसे लोग क्या है, रिटेलिएटरी होते हैं, रिटेलिएटरी, बदले की आग में भड़क रहे होते हैं। एंथोनिम्स, माफी दे दी, फॉरगिव कर दिया, पार्डन, माफी दे दी, क्लेमेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका माफ करो, क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है, मर्सी, दया खावे, माफी दे दी। तो जो आईसीसी के एक्शंस हैं उनको क्या देखा जा सकता है कि ये एक बदला है किसके लिए, वॉर क्राइम्स के लिए। तो वॉर क्राइम्स जो है उसका बदला क्या है, आईसीसी में जो एक्शंस लिए। हाँ, जैसे डोलोरस वर्ड था, डोलफुल भी होता है, बिल्कुल सही बोले बच्चे ने, डोलफुल का मतलब भी क्या होता है, दुखी, ग्लूमी, मैं परेशान परेशान परेशान। अगला वर्ड है सेगेशियस, लास्ट में ओयूएस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। सेगेशियस का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो बहुत ही वाइज है, बहुत ही क्या है, जुडिशियस है, लॉजिकल है, रैशनल है, विटी है, दिमाग है उसके अंदर। और क्या बोल सकते हैं, प्रूडेंट है, बहुत केयरफुल होकर काम करता है, बहुत कॉशियस रहता है हर एक काम में, चेरी है मतलब बहुत केयरफुल है, वेरी है बहुत केयरफुल है, सर्कमस्पेक्ट है, हर जगह नजर रखता है पूरे पूरे टाइम, वॉचफुल है, हर जगह नजर रखता है, हीडफुल है, हर जगह नजर रखता है, विजिलेंट है, अभी कुछ वर्ड्स पढ़े थे याद आ रहे होंगे, मेटिकुलस है, बहुत केयरफुल होकर काम करता है, डिलिजेंट है, बड़ा मेहनत करता है, स्क्रूपुलस है, बहुत केयरफुल होकर काम करता है, फस्टिडियस है, बहुत केयरफुल होकर काम करता है, बड़ी मेहनत करता है, तो एसिडुअस है, फिर स्किल्ड भी है, तो इंजीनियस है, फिर से मुझे लगता है मेरे लिए स्पेस गायब हो गया है। हाँ, और क्या बोल सकते हैं, इंजीनियस है, बड़ा कलाकार है, और क्या बोलेंगे, कैनी है, दिमाग वाला है, श्र्यूड है, पर्सपिकेशियस है, बुद्धि को बहुत लगाता है, एस्ट्यूट है, बहुत बुद्धि लगाता है, और क्या क्या बोल सकते हैं, एड्रॉइट है, स्किल्ड है मतलब डेफ्ट है, स्किल्ड है, डेक्स्ट्रस है, स्किल्ड है, अडैप्ट है। ये सारे ए वाले वर्ड्स मैंने एक साथ लिख दिया, मतलब क्या है, ऐसा इंसान क्या है, बहुत ज्यादा स्किल्ड है। कुछ और वर्ड्स भी याद आ रहे हैं, फिर थोड़े से ना, एक तो सेपियंट लिख सकते हो, हाँ, सेपियंट का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जो बहुत बुद्धिमान है, आप प्रोफिशिएंट लिख सकते हो, राइट, ऐसा इंसान जो क्या है, बहुत बुद्धिमान है, उसके पास बहुत सारी कलाएं हैं, सेवी लिख सकते हो, राइट, बहुत कलाएं हैं। फिर कुछ वर्ड ऐसे लिख सकते हो थोड़े से नाउन फॉर्म्स में आते हैं, एडजेक्टिव्स थे, माइस्ट्रो है, डोयन है, वर्चुओसो है, इसका मतलब उस इंसान के पास बहुत सारी क्या है, बहुत सारी स्किल्स है, उस चीज का विजर्ड है, हाँ विजर्ड बोलते हैं ना, उस चीज का विजर्ड है, मतलब उसके पास वो नॉलेज सारी की सारी है। चलो अगले वर्ड पर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है कैटाक्लाइजमिक। सबसे पहले तो लास्ट में आईसी लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, आपका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, आप लोगों को वोकैबुलरी का ओवरडोज तो नहीं लग रहा है इस क्लास में, ये मैं बहुत सारी वोकैबुलरी इतनी याद कैसे होगी, तो देखो बेटा, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि होता क्या है वोकैबुलरी में, जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तो याद नहीं होती। रोज सुनो, आप जैसे एक महीने में टोटल क्लासेस में रेगुलरली आते हैं तो आपको आधे से ज्यादा वर्ड याद रहेंगे। तो वोकैबुलरी को करने का तरीका ही वही है, रोज रोज सुनना। इसीलिए मैं आपको रोज रोज वर्ड रिपीट कर रही हूँ, रोज रोज सुना रही हूँ वर्ड्स, रोज रोज सुनोगे, रोज रोज देखोगे तो अपने आप वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करना शुरू कर देंगे, आपको याद हो जाएगा। तो दूर भागना, डर करना कि नहीं थोड़े से कर लेते हैं, आज 10 ही कर लेते हैं, आज 20 ही कर लेते हैं, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज रेगुलरली लिसनिंग टू देम। मैम सारे वर्ड याद हो गए हैं ऑलमोस्ट, रेगुलरली आते हैं, चलो बहुत बढ़िया, रेगुलरली आओगे तो सारे वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अच्छा, कैटाक्लाइजमिक का मतलब क्या होता है, अभी कल ही हमने पढ़ा था, याद होगा, कैटा और कैला दो रूट वर्ड, उनका मीनिंग क्या होता है, तबाही। तो कैटाक्लाइजमिक क्या हो गया, वो चीज जो क्या कर दे, तबाही मचा दे, वायलेंट, लार्ज स्केल इवेंट जो डिस्ट्रक्शन कर दे, एपोकैलिप्टिक, डिजास्टर्स, कैटास्ट्रोफिक, और क्या क्या बोल सकते हैं, तबाही मचा देने वाली चीज है, तो रुइनस है, डेवास्टेटिंग है, उस चीज ने क्या किया, तबाही मचा दी। अच्छा, ये वाले वर्ड्स एग्जाम में आते हैं, तबाह करने वाले वर्ड्स। तो अगर किसी चीज को तबाह कर रहे हो, मुझे उसके कुछ सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो। डैमेज कर रहे हो मतलब डेटेरियोरेट कर रहे हो, वेरी गुड, रैवेज कर रहे हो, मार कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो, टार्निश कर रहे हो, स्पॉइल कर रहे हो, और क्या बोल सकते हैं, आपने उस चीज को तोड़ दिया है, डिसमेंटल कर दिया है, आपने उस चीज को बर्बाद कर दिया है, डिलैपिडेट कर दिया है। और कौन से वर्ड्स पढ़े, मिटा दिया है जड़ से, तो ऑब्लिटरेट कर दिया है, एक्सपंज कर दिया है, मिटा दिया है पूरी तरीके से, इरेडिकेट कर दिया है, पूरी तरीके से मिटा दिया है, डेसिमेट कर दिया है, पूरी तरीके से मिटा दिया है आपने उस चीज को, वो चीज क्या हो चुकी है, मिट चुकी है। और कोई वर्ड याद आ रहा हो किसी को, हाँ, शैटर कर दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है, स्मैश कर दिया है, ढा दिया है आपने उस चीज को, डिमोलिश कर दिया है, खत्म कर दिया पूरी तरीके से, एनहिलेट कर दिया है, सैबोटेज कर दिया है, मींस तबाह कर दिया है, रेक कर दिया है, तबाह कर दिया है, रेक हैवॉक कर दिया है,
तबाह कर दिया है आपने उस चीज़ को, एक्सटर्पेट कर दिया है, राइट, खत्म कर दिया है आपने उस चीज़ को। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आपने उस चीज़ को खत्म कर दिया है। एक ना फ्रेजल वर्ब होता है डू इन, डू इन का मतलब क्या होता है आपने उस चीज़ को मार दिया है, किल कर दिया है। तो अगर आपने किसी चीज़ को मार दिया है, किल कर दिया है, इसका मतलब आपने क्या किया है, उस चीज़ को डू इन कर दिया है, तबाह कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, बहुत बार एग्जाम में आता है। एक्सटर्मिनेट लिखा हमने, पहले मुझे साइड हो जाए तो स्क्रीन से, हाँ, तबाह कर दिया इस वर्ड एक्सटर्मिनेट कर दिया है। दो वर्ड होते हैं एक जैसे, एक तो होता है वैनिश, वैनिश का मतलब क्या होता है वो चीज़ गायब हो गई है, और एक वर्ड क्या होता है वैंक्विश, इसका मतलब भी क्या होता है वैंक्विश का मतलब कि आपने उस चीज़ को तबाह कर दिया है, आपने उस चीज़ को मिटा दिया है। अच्छा, किसी चीज़ को जला दिया है, जलाने का वर्ड क्या होता है, जला के राख कर दिया है, तो जलाने का वर्ड होता है इंसिनरेट, इंसिनरेट, दैट मीन्स आपने उस चीज़ को जला दिया, जला के उसको राख कर दिया है। इंसिनरेटर्स होते हैं जहाँ पे चीज़ों को डालते हैं वो चीज़ खत्म हो जाती है। क्रिपल कर दिया है मीन्स कमजोर बना दिया है। एंटोनिम्स क्या होगा, बेनिफिशियल है, फॉर्चुनेट है, फेवरेबल है, फेवरेबल का बड़ा प्यारा सिनोनिम क्या होता है, कंड्यूसिव है, अच्छी है, फायदेमंद है। तो इतने तबाही वाले जो इफेक्ट्स थे न्यूक्लियर डिजास्टर के, उससे हजारों की जिंदगियां क्या हुई, हजारों की जिंदगियां इंपैक्ट हुई। अगला वर्ड है एनविसाज, डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप किसी चीज को एनविसाज कर रहे हो, इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चीज होगी, दैट मींस आप उस चीज को क्या कर रहे हो, एनविसाज कर रहे हो। तो टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग एज अ फ्यूचर पॉसिबल, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, फोर्स ही कर रहे हो, फोर, कुछ वर्ड होते हैं, एक होता है फोर, एक होता है एंटी, एक होता है प्री, एक होता है प्रो। इनका मतलब क्या होता है, बिफोर। तो आप पहले से ही इमेजिन कर रहे हो कि वो चीज आगे हो जाएगी, एंटिसिपेट कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो वो चीज हो जाएगी, प्रेडिक्ट कर रहे हो, स्पेक्युलेट कर रहे हो कि वो चीज आगे फ्यूचर में होगी। और क्या क्या बोल सकते हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हो, कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है, जैसे सोचना होता है। कंटेम्पलेट इज व्हाट, पॉन्डर करना, पॉन्डर करना इज व्हाट, थिंक करना, उसके बारे में क्या करना, जुमिनेट करना, मल ओवर करना। एक इडियम भी पढ़ा था हम लोगों ने, याद होगा, च्यू द कड। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज को सोच रहे हो। अच्छा, एक वर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा, सरमाइज करना। सरमाइज करने का मतलब क्या होता है, आप उस चीज को गेस कर रहे हो कि ये चीज हो सकती है, तो आपने किसी चीज को गेस किया, इसका मतलब आपने क्या किया, सरमाइज किया। एंटोनिम्स आपने इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं दी। तो जो प्रोजेक्ट है वो क्या इमेजिन कर रहे हैं कि बहुत अच्छा खासा रिडक्शन हो जाएगा कार्बन एमिशंस में अगले 10 साल। तो अगले 10 सालों में कार्बन का धुआं क्या हो जाएगा, कार्बन का धुआं बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हाँ, च्यू आउट करना इज ऑल्सो सोचना, आप किसी को च्यू आउट कर रहे हो मींस आप उस चीज को सोच रहे हो। विजुलाइज करना कह सकते हैं, विजुलाइज करना मींस आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए। अगला वर्ड है अनपैलेटेबल, पैलेटेबल समझते हो, पैलेटेबल, प्लेट वर्ड कहां से आया, प्लेट वर्ड यहीं से आया, प्लेट में खाना खाते हैं ना, तो पैलेटेबल वर्ड का मतलब होता है कोई चीज जो खास खाई जा सके। तो अगर आप बोलो कि ये चीज पैलेटेबल है, इसका मतलब ये चीज कैसी है, आपको अच्छी लग रही है, आपको टेस्टी लग रही है, खा सकते हो। तो पैलेटेबल शब्द का मतलब क्या होता है, वो चीज जो टेस्टी है, मतलब डेलेक्टेबल है। डेलेक्टेबल को क्या बोलते हैं, वो चीज कैसी है, डिलीशियस है, डिलीशियस का मतलब बहुत अच्छी है। और क्या बोल सकते हैं, टेस्टी है तो सेवरी है, बहुत बढ़िया, बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, स्क्रम्शियस। तो वो चीज अगर स्क्रम्शियस है मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आपको बहुत अच्छी लग रही है। अब इसी का एंटोनिम क्या होता है, अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मतलब क्या होता है, वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। तो नॉट प्लेजेंट और अग्रीएबल टू द टेस्ट ऑफ माइंड, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अनप्लेजेंट है, डिसटेस्टफुल है, डिसएग्रीएबल है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। एंटोनिम्स पैलेटेबल है, अग्रीएबल है, प्लेजेंट है, अच्छी है। तो इतने खराब टर्म्स थे एग्रीमेंट के, वो अपोजिशन पार्टी ने क्या कर दिया, वो अपोजिशन पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया कि बिल्कुल खराब है। तो अनपैलेटेबल का मतलब वैसे तो होता है टेस्टी नहीं है, यहाँ पे अनपैलेटेबल का मतलब क्या है कि जो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, दैट इज व्हाट अनपैलेटेबल, टेस्ट वाइज। अच्छा, जो चीज सुगंधित होती है, ये तो चलो टेस्ट का हो गया, टेस्ट में अच्छी है तो आपने वर्ड क्या बोल दिया, आपने वर्ड बोल दिया पैलेटेबल। अच्छा, कोई चीज अगर स्मेल में अच्छी है तो उसका वर्ड क्या होता है, कोई चीज अगर स्मेल में अच्छी है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि उस चीज की स्मेल बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही प्यारी है। ओडर वर्ड होता है, तो ओडरस है मतलब बड़ी अच्छी स्मेल है, अगर बड़ी खराब स्मेल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेलोडरस है, मतलब बहुत ही खराब स्मेल है। फीटेड, फीटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, कैसी स्मेल है कि वो चीज क्या हो चुकी है, एक तरीके से सड़ सी चुकी है। तो सड़ने वाली जो स्मेल होती है उसको क्या बोलते हैं, फीटेड स्मेल, या फिर क्या बोलते हैं, प्यूट्रिड, या फिर क्या बोलते हैं, फाउल स्मेल, या फिर क्या बोलते हैं, स्टिंकी है, मतलब स्टिंक कर रही है, बहुत ही गंदी स्मेल है, रैंसिड, बहुत खराब स्मेल है। तो ये स्मेल का हो गया, और ये किसका हो गया, ये टेस्ट का हो गया। कोई प्रॉब्लम, आई फीटेड प्यूट्रिड वर्ड, तीनों में लास्ट में आईडी लग रहा है, ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है डबल स्टमक। चल अगले वर्ड पे आते हैं, सेरेंडिपिटी, लास्ट में आईटीवाई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। तो सेरेंडिपिटी मींस शांति, बढ़िया तरीके से, मतलब वेरी पॉजिटिव वर्ड। आपको एक वर्ड याद होगा, हमने एक वर्ड पढ़ा था सेरेनिटी, इसी से मिलता जुलता वर्ड है। सेरेनिटी शब्द का मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विलिटी। तो सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी इज व्हाट, पीस, शांति। तो सेरेंडिपिटी का मतलब भी क्या होता है कि आपकी जिंदगी में बड़ा शांति सुकून है, मतलब जैसा आप चाहते हो चीजें बिल्कुल वैसी ही हो रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी। द ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे, इस तरीके से चीजें हो रही हैं, इस तरीके से किस्मत आपकी चल रही है कि आपके हिसाब से सब कुछ चल रहा है, तो वो क्या है, सेरेंडिपिटी। कोइंसिडेंस कह सकते हैं तरीके से, लक है, फॉर्च्यून है, चांस है, कोइंसिडेंस है, अच्छी चीज है, बहुत पॉजिटिव उनका वर्ड है। मिस फॉर्च्यून है, बैड लक है, एडवर्सिटी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमारा कि मुझे परफेक्ट बुक मिल गई, एक बहुत ही छोटे से बुक स्टोर पे, मेरा बहुत ही अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा लगता है। हार्मनी का मतलब भी क्या होता है, शांति है। अच्छा, यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, अगर सब लोग एक ही बात पे अग्री कर गए तो उसका क्या वर्ड होता है, कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट। शांति बनी हुई है, सारे के सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, तो दैट मींस चीजें क्या है, कंसेंसस है। कंसेंसस है, इसका मतलब क्या है, यूनानिमिटी है। यूनानिमिटी का मतलब क्या होता है, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, मींस यूनिटी इन माइंड। यूनानिमिटी का ना एडजेक्टिव फॉर्म बहुत एग्जाम में आ चुका है, एंड द वर्ड इज यूनानिमस। यूनानिमसली सबने उसको सपोर्ट किया, तो यूनानिमसली सब लोगों की एक ही बात है, सब लोग सेम बात कह रहे हैं, सब लोगों के बीच में एग्रीमेंट है। रेपरकशंस लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया नाउ। रेपरकशन इज व्हाट, नेगेटिव इंपैक्ट किसी चीज का जो पड़ता है। अनइंटेंडेड मींस अनचाहा, अनचाहा इंपैक्ट जो पड़ता है नेगेटिव, उसको बोलते हैं रेपरकशन। कॉन्सिक्वेंस है, इफेक्ट है, फॉल आउट है, और क्या बोलते हैं इसको, रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का नेगेटिव इंपैक्ट। आफ्टरमाथ, आफ्टरमाथ मींस उसके बाद क्या हुआ। एंटोनिम्स कारण क्या है, सोर्स क्या है, रीजन क्या है। तो जो डिसीजन था कर्फ्यू लगाने का, उसके बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़े किसके ऊपर, लोकल बिजनेसेस के ऊपर। तो लोकल बिजनेस के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा उस चीज का। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आते हैं, एक ऐसा समय जो बेस्ट डे था, मतलब हेलिकॉन डेज बोलते हैं उनको, पूरा पूरा फ्रेज होता है हेलिकॉन डेज। इसका मतलब क्या होता है, द बेस्ट डेज ऑफ लाइफ, जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों को क्या बोला जाता है, हेलिकॉन डेज बोला जाता है। पीसफुल थे आप, हैप्पी थे आप, प्रॉस्पेरस थे, हेलिकॉन डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एग्जाम है। उस समय क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है यूटोपिया,
स्टेट ऑफ यूटोपिया होता है उस समय। यूटोपिया का मतलब क्या है? सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, आइडियल, सब कुछ क्या है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। ऐसी लाइफ, ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, उस जगह को क्या बोलते हैं? यूटोपिया। और डिस्टोपिया मतलब यूटोपिया तरह से स्वर्ग हो गया, और डिस्टोपिया क्या हो जाता है? डिस्टोपिया सब कुछ वर्स्ट है, नर्क, सब कुछ खराब ही खराब है, दैट इज डिस्टोपिया। अच्छा, हेवन को क्या, हेवन की स्पेलिंग क्या होती है? बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग होता है हेवन। तो ये वाला हेवन क्या होता है? ये हेवन होता है सेफ प्लेस, आसरा, एक जगह जहाँ पे आप रुक सकते हो। तो ये हेवन और ये हेवन में दोनों में स्पेलिंग में डिफरेंस है, दोनों की मीनिंग्स अलग अलग है। आप हर कोई हर बात को मान रहा है, यूनानिमस है, अभी हमने वर्ड पढ़ा, यूनानिमस है इसका मतलब क्या? हर कोई हर किसी की बात मान रहा है। क्या है? अग्रीमेंट है सबके बीच में। सबके बीच में क्या है? अभी एक और वर्ड पढ़ा था, क्या था? कंसेंसस है। एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्वैगमायर, और क्या बोल सकते हैं? कोनंड्रम। कोनंड्रम क्या है? पहेली। क्वैगमायर क्या है? पहेली। आपकी सिचुएशन में हो, डिलेमा में हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे आगे बढ़े, तो क्या है? पहेली है। पहेली को क्या बोलते हैं? रिडल, पजल। और क्या बोलते हैं? भूल भुलैया को क्या बोलते हैं? मेज, कि समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, एनिग्मा। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम है। एक मिनट मुझे देना, एक मिनट, मैं शीज कराऊं। ओके, सो कोई जगह जो बहुत ही डार्क है, डल है, डर्टी है, बहुत ही खराब है, उस जगह को क्या बोलते हैं? मतलब बड़ी खराब सी जगह है, मींस उस जगह को क्या बोलोगे? डिंजी है। और क्या बोल सकते हैं उसको? ग्रिमी है, बहुत गंदी जगह को बोलते हैं ग्रिमी। स्क्वालिड है, बहुत गंदी जगह है। गंदी जगह है मतलब बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, इसका मतलब वो जगह कैसी है? फिल्थी है, बहुत खराब है। कल एक वर्ड पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, शाबी। शाबी किसके लिए यूज कर रहे थे? बहुत ही गंदी तरीके से कोई काम किया हुआ है, शाबी है, बहुत खराब है। फ्रेजल वर्ब्स, टेक आफ्टर किससे शक्ल मिलती है? तो आप एक फैमिली मेंबर से, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, मतलब उसकी जो शक्ल है वो मदर से मिलती है। लुक आफ्टर का मीनिंग क्या था? ख्याल रखना, किसी का ख्याल रख रहे हो, लुक आफ्टर। पुट अप विद इज टॉलरेट करना, झेलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एग्जाम में आया पुट अप विद। टेक आफ्टर भी बहुत बड़ा एग्जाम में आया, और एरर डिटेक्शन क्वेश्चन बहुत बड़ा है। लुक इनटू हम जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, लुक अप टू का मीनिंग क्या होता है? लुक अप टू इज व्हाट? किसी को अगर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, किसी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, तो यू लुक अप टू समवन, आप उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। ड्रॉप बाय, आप अचानक से किसी के घर पहुंच गए, आपने उसको बताया भी नहीं, अचानक से किसी के घर पहुंच गए, दैट मींस यू ड्रॉप बाय टू विजिट समवन इनफॉर्मली विदाउट एन अपॉइंट। चल, आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। ब्रेक अ लेग इज गुड लक। मैं आप लोग को एग्जाम से पहले हमेशा क्या बोलते हैं? ब्रेक अ लेग एवरीवन मींस गुड लक, ऑल द बेस्ट। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, वो मिट्टी का नमक है, इसका मतलब क्या है? वो इंसान बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत ग्राउंडेड है, वो इंसान बहुत हम्बल है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा है। वैसे इंसान को क्या बोलते हैं? सॉल्ट ऑफ द अर्थ। रतन टाटा कहते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ थे। यू ऑन द बॉल मींस आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो अगर कोई इंसान ऑन द बॉल है, इसका मतलब क्या है? कि वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। इसका एक और मीनिंग होता है आप बहुत अलर्ट हो, आप किसी चीज के लिए एकदम बहुत ज्यादा तत्पर हो, आप एकदम बैठे हुए हो बॉल पे, जब भी कुछ होगा तुरंत एक्शन लोगे, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑन द बॉल मींस वेरी अलर्ट। द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मींस द बेस्ट सिचुएशन, द आइडियल सिचुएशन, द बेस्ट सिचुएशन इज व्हाट? बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप, आप ऐसे थे, अब आप ऐसे हो गए हो। ऐसा इंसान कब होता है? जब वो दुखी होता है। तो अगर आप बेंट आउट ऑफ शेप हो, इसका मतलब आप क्या हो? आप बहुत ही ज्यादा दुखी हो। जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? अभी इडियम पढ़ा था, ड्रॉ अ लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। मैम 40 मिनट्स तो वोकैबुलरी हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। वोकैबुलरी नहीं पता होगी तो सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, सेंटेंस समझ नहीं आएगा, मीनिंग नहीं समझ आएगा, तो कैसे क्लोज टेस्ट करोगे, कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, कैसे फिलर से क्वेश्चंस करोगे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजों को समझने के लिए, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ये दोनों ही नहीं आती होंगी तो मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे। पहला स्टेप तो मीनिंग समझना है ना, फिर जाके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फिर जाके क्लोज टेस्ट है, फिर जाके बाकी चीजें। चलो आ जाते हैं, आर्टिकल रीड करते हैं। लीकी पाइपलाइन, पाइपलाइन क्या कर रही है? लीक कर रही है। देखते हैं किस बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया की परमानेंट साइंटिफिक स्टाफ की बात कर रहे हैं। लीकी पाइपलाइन का मतलब पता है क्या है? कि यहाँ पे ऑथर ये नहीं बात कर रहे कि पाइपलाइन लीक कर रही है, यहाँ पे ऑथर ने क्या बोला है? यहाँ पे ऑथर ने कह सकते हैं फ्रेज यूज किया है, किस बात को बताने के लिए? कि जो पाइपलाइन है, मतलब करियर में जैसे जैसे लोग ऊपर मूव कर रहे हैं, उसमें क्या है? बीच बीच में लीकेजेस हैं। लीकेजेस हैं इसका मतलब क्या है? कि वहां से क्या हो रहा है? जो वो लोग हैं जो जिनको इक्वालिटी नहीं मिलती है, जिनको उनका हक नहीं मिलता है, या जिनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, वो लोग स्टार्टिंग में तो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो वो लोग लीकी लीकी है क्योंकि पाइपलाइन, तो वहां से बाहर होते जाते हैं, उसको बोलते हैं लीकी पाइपलाइन। मींस एंट्री लेवल पे हर कोई है, लेकिन जब ऊपर जाने की बात होती है करियर में, तो वो लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल विमेन हो गई, फॉर एग्जांपल कास्ट वाइज डिविजन जो है वो हो गए, तो वो लोग उस चीज से बाहर हो जाते हैं। समझ आया लीकी पाइपलाइन फ्रेज का मतलब? चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे, रीड करिए। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है आपने? रिसेंट रिपोर्ट, अभी अभी एक रिपोर्ट आई जो कि एनालाइज कर रही थी, किसकी जांच कर रही थी? पब्लिक फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। तो वो रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक फंडेड मतलब गवर्नमेंट को फंडिंग देती है इंडिया में, तो उसमें कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं दैट शुड रेज एन अलार्म, जो हमें चिंतित कर दे।
इन सेवरल ऑफ 244 इंस्टीट्यूशन स्टडी, तो 244 इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में देयर वाज अ डिक्रीज की कमी होती जा रही थी नंबर ऑफ परमानेंट साइंटिफिक स्टाफ। तो जितना स्टाफ था जो कि परमानेंट था 2022-23 में, वो कम हो रहा था कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। पिछले साल से और कम हुआ, फिर और कम हुआ। देयर वर आल्सो फ्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस कम थी 2022-23 में, अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि वो हायर करें परमानेंट स्टाफ, तो हायरिंग भी नहीं हो रही थी। इंस्टीट्यूट्स में सबको मिला दिया जाए तो 19,625 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का, कॉन्ट्रैक्ट पे जो स्टाफ होता है, और 12,000 कुछ परमानेंट स्टाफ था 2022-23 में। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। तो जो स्लो डाउन हुआ है, जो कमी आई है हायरिंग में, लोगों को रिक्रूट करने में, लोगों को जॉब देने में, वाज मेड अप। वो क्यों आई है? उसका कारण था कि वो लोग जो है साइंटिफिक रिसर्च के जो पर्सनल मीन स्टाफ, उनको हायर कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो बेसिकली वो क्या है, परमानेंट स्टाफ की हायरिंग कम हो गई है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे हायरिंग करेंगे, चलो 1 साल के लिए आ जाओ, 2 साल के लिए आ जाओ। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है उसमें 14% बढ़ोतरी हुई थी 2021-22 में। तो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को हायर किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हायर किया जा रहा है 1 साल, 2 साल, 3 साल, और परमानेंट स्टाफ की हायरिंग कम की जा रही है। तो वेरी फैक्ट, और ये जो सच्चाई है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो है वो परमानेंट वर्कर से ज्यादा है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में, ये चिंताजनक बात है। तो बेसिकली ऑथर ने क्या बोला, ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में बोला कि भाई क्या कर रहे हो, परमानेंट स्टाफ की हायरिंग नहीं कर रहे, डिक्रीज होता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को हायर कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। परमानेंट स्टाफ होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और ये सारी बातें चिंता जता रही हैं, चिंताजनक बातें। पैसे समझ आए सभी को? चलो थोड़ी सी ग्रामर करेंगे इसी में। एक तो मुझे हैड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो और सेंटेंस का टेंस बता दो। एक इस सेंटेंस का टेंस बता दो, यहाँ पे फीवर क्यों यूज हुआ है ये बता दो। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। इस सेंटेंस का टेंस बता दो। वॉज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। पर्सनल और पर्सनल में क्या डिफरेंस होता है ये बता दो। यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्सिंग करेंगे। कौन सी चीज हैड? रिपोर्ट। रिपोर्ट नाउन है, सब्जेक्ट है, ये V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रहा था, इसका मतलब ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। देयर वाज अ डिक्रीज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये आपका टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस है। कीवर्ड के कंपैरिजन करें, कंपैरिजन कभी करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और क्योंकि काउंटेबल के साथ फ्यू लगाते हैं, जिसको गिन नहीं सकते उसके साथ लिटिल लगाते हैं। लिटिल होता है अनकाउंटेबल चीजों के साथ जिसको गिन नहीं सकते, और फ्यू होता है काउंटेबल चीजों के साथ जिसको गिन सकते हैं। हायरिंग वर्ब V1 प्लस ING है यहाँ पे। रिपोर्टेड डूइंग व्हाट का आंसर देगा, इसलिए V1 प्लस ING है। हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, एक ही वर्ब की सेकंड फॉर्म। ग्रामर ग्रंथ के टेंसेस वाला चैप्टर देख लेना, कोई डाउट। वॉज का सब्जेक्ट है स्लो डाउन, ये इन्फॉर्मेशन प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, ये नाउन होता है। और पर्सनल ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है जो आपका है, आपका है, पर्सन का है, पर्सनल। ये बहुत बार एग्जाम में एडिशनल फॉर्म में आता है। पार्सिंग करते हैं, द आर्टिकल है, वेरी एडजेक्टिव है, फैक्ट नाउन है। द वेरी फैक्ट दैट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, किसका रोल प्ले कर रहा है? सच्चा, ये वाला यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल एडजेक्टिव है, वर्कर्स नाउन है, एक्सीड वर्ब है, परमानेंट एडजेक्टिव है, स्टाफ नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, साइंटिफिक एडजेक्टिव है, इंस्टीट्यूशंस नाउन है, इस वर्ब है, और आर्टिकल है, मैटर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, कंसर्न नाउन है। अच्छा, यहाँ पे दैट कंजंक्शन जो होता है, ध्यान से देखो, दैट बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। दैट आपका एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, दैट आपका प्रोनाउन का रोल प्ले करता है, बट यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले करता है क्योंकि दो बातों को कनेक्ट करता है। पहली बात ये थी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स एक्सीड करते हैं परमानेंट स्टाफ को, और दूसरी बात थी कि ये जो सच्चाई है मैटर कंसर्न है। तो आप देख रहे हो दो वर्ब्स थी, उसका मतलब दो अलग अलग सेंटेंस थे, इनको कनेक्ट कर रहा था, इसलिए कंजंक्शन था। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ देखते हैं होता क्या कह रहे हैं। ये जो डेटा है कहाँ से आता है? एक स्टडी से आता है, इसको कमीशन किया, इसको सपोर्ट किया ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इन्होंने, और इंस्टीट्यूशन को जो पढ़ा गया उसमें स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स नहीं थे। मतलब कौन कौन से सेक्टर्स से इंस्टीट्यूशंस नहीं थे? डिफेंस से नहीं थे, एटॉमिक एनर्जी से नहीं थे, स्पेस से नहीं थे, जो कि बहुत ही बड़ा शेयर है। रिलायंस मींस बहुत बड़ा शेयर है इंडिया की रिसर्च और डेवलपमेंट के खर्चे का। तो बेसिकली क्या हुआ, उन सेक्टर्स को लिया गया जिसमें डिफेंस नहीं आता, एटॉमिक एनर्जी नहीं आता, स्पेस नहीं आता, मैक्सिमम रिसर्च तो यहीं पे होती है। इसके अलावा बाकी इंस्टीट्यूशंस को लिया गया एज अ रिपोर्ट की तरह। इस कमेटी साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट पे जो कि टेबल में रखी गई पार्लियामेंट में पिछले महीने, इस रिपोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? इस रिपोर्ट ने हमको बताया कि नियरली 3 in 5 ऑफ द पोस्ट, 5 में से तो 3 पोजीशंस हैं जिनको सैंक्शन किया जाता है। सैंक्शन मींस अप्रूव। तो 5 में से 3 पोजीशंस हैं जिनको अप्रूव किया जाता है साइंटिफिक पर्सनल के लिए, साइंटिफिक स्टाफ के लिए, एट वन ऑफ इंडिया टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ बेसिक साइंस रिसर्च, एक इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में सर अनफिल्ड। कैन यू इमेजिन? 5 पोजीशंस होती हैं कि 5 लोगों को हायर करना है, उनमें से 3 अभी भी खाली है, 3 भर्ती ही नहीं है, मतलब रिक्रूटमेंट ही नहीं होता है। पोस्ट को सैंक्शन कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है, लेकिन फिर भी रिक्रूट नहीं करते। TIFR को मेनली किसके द्वारा पैसा दिया जाता है? उसको किसके द्वारा फंड किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। फर्दर इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है उसने ये भी बताया कि ऑन एवरेज 1 in 4, 4 में से 1 पोस्ट जो अप्रूव पोस्ट है इंपॉर्टेंट एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, वो भी खाली है। तो हर 4 में से 1 पोजीशन खाली है, कहाँ पे? एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशंस में। क्लियरली साफ साफ दिख रहा है कि ये जो रॉट है, रॉट का मतलब क्या? जो सड़न है, मतलब जो खराब चीज है, बहुत गहरी है, मतलब प्रॉब्लम बहुत गहरी है। तो पूरे पैराग्राफ में ऑथर क्या कह रहे हैं कि भाई जब पोस्ट है, अप्रूव्ड है, हायरिंग करनी है, तो खाली क्यों रखते हो? क्यों नहीं हायरिंग करते हो? रिपोर्ट ने इतनी सारी बातें बताई कि यहाँ पे इतनी पोस्ट खाली है, हर 4 में से 1 पोस्ट खाली है, TIFR में हर 5 में से 3 पोस्ट खाली है, तो प्रॉब्लम है। ऑथर ये प्रॉब्लम हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? ऑन द वन हैंड, एक तरफ सरकार ने अनाउंस किए हैं मिशंस कि हम डेवलप करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करेंगे, हम बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स बनाएंगे। सरकार ने अपना मकसद भी बताया है, इंटेंट मींस मकसद भी बताया है सरकार ने कि हम अलाइन करेंगे, अलाइन मींस मैच करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को किसके हिसाब से? इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिसर्च, इंडस्ट्री को किस चीज की जरूरत है। हाउएवर लेकिन नन ऑफ दिस विल बेयर फ्रूट, नन ऑफ दिस विल बेयर का मतलब कोई भी चीज फ्रूटफुल नहीं होगी, किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं आएगा जब तक साइंटिस्ट नहीं होंगे।
एक तरफ आप कह रहे हो कि हमको एआई के मॉडल्स बनाने हैं, हमको क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने हैं, हमें इंडस्ट्री के हिसाब से रिसर्च करनी है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी जब तक साइंटिस्ट नहीं होंगे। और पर्टिकुलरली हमें यंग लोग चाहिए जो फुल टाइम एंगेज्ड हो, जिनके लॉन्ग करियर्स हो उन इंस्टीट्यूशंस में, जो बहुत ही कटिंग एज में बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही टेक्नोलॉजी वाली रिसर्च करें। द गवर्नमेंट हैड वन सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ने एक बार इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए थे, सेटअप का मीनिंग क्या एस्टैब्लिश। तो गवर्नमेंट ने कौन से इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करे थे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन बनाया था, रिसर्च आईआईएसईआर बनाया था, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लेके आई थी सरकार बेसिक साइंस में, प्रिसाइसली मींस एक्यूरेटली। यहाँ पे मतलब क्या है? मेनली किसकी वजह से? क्योंकि जो इंसेंटिव्स हुआ करते थे उस समय, जो एनकरेजमेंट हुआ करता था उस समय, वो उतना अच्छा नहीं था कि हम रिटेन कर पाए, रिटेन मींस रख पाए पोटेंशियल में जो बन सकते हैं साइंटिस्ट। तो जो साइंटिस्ट बन सकते हैं हम उनको सपोर्ट कर पाए, उसके लिए उस समय इतना इंसेंटिव नहीं हुआ करता था, तो सरकार ने इंस्टीट्यूट बनाए थे, सरकार ने प्रोग्राम चलाया था। इंडिया को क्या करने की जरूरत है कि हम इस बात को एंश्योर करें, एंश्योर मींस गारंटी करें कि जो रिसर्च के लिए कंडीशंस हैं कि भाई लोगों को अच्छी सैलरी दो, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, फंड्स होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, उनके पास मशीन्स होनी चाहिए रिसर्च करने के लिए, इन सबको अवेलेबल करवाएं, इंडिया मोर वाइडली ज्यादा बढ़ जाए। तो बेसिकली ऑथर ने क्या बोला कि भाई इंडिया तुम्हारे सपने बहुत बड़े-बड़े हैं कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन बिना साइंटिस्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें साइंटिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने के लिए उनको सैलरीज अच्छी देनी होंगी, उनको एक परमानेंट करियर देना होगा, उनको इक्विपमेंट देना होगा, फंड्स देने होंगे उनके इंस्टीट्यूशंस को। ये सारी की सारी चीजें जरूरी है, तभी इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे हो पाएगा। पैसेज समझ आया सभी को? टोन कैसी? ऑथर चिंतित है और केयरफुल होने की बात। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। क्वेश्चंस के आंसर दोगे तब समझ में आएगा कि पैसेज समझ में आया या नहीं आया। कौन सा ट्रेंड है जो बता रहा है स्टाफिंग पैटर्न को इंक्रीज हुआ है क्या? परमानेंट स्टाफ नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग कम हुई है क्या? नहीं। हाँ, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ज्यादा है परमानेंट स्टाफ से। आंसर इज सी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। क्या पॉलिसी एक्शंस हैं जो पैसेज ने रिकमेंड किए हैं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए? ऑथर ने क्या सजेशंस दिए हैं? रिसर्च को आउटसोर्स कर दो, नहीं। हाँ, ज्यादा सैलरीज दो और रिसोर्सेज दो, सही बात है। कैंपस को कम कर दो, रिसर्च का बजट कम कर दो, नहीं। आंसर इज बी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन गवर्नमेंट का विजन क्या है और इंप्लीमेंटेशन के बारे में ऑथर ने क्या बोला है? ऑथर ने बोला है गोल्स तो बहुत बढ़िया है लेकिन स्टाफिंग अच्छी नहीं है, स्टाफिंग नहीं अच्छी हुई। गोल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन जो साइंटिस्ट उन पे काम करेंगे उनको रिक्रूट नहीं कर रहे, उनको अच्छा एनवायरमेंट नहीं दे रहे। आंसर इज बी अगेन। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलो आ जाते हैं आज के अगले आर्टिकल पे। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मोर देन 4500 स्टूडेंट्स आर वाचिंग द सेशन, बट लाइक्स उतने अभी तक नहीं हुए हैं, तो एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग सेशन को, तुरंत की तुरंत। अरे सभी को पता है ना, आज से नया प्रोफेशनल बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जितने बच्चों की इंग्लिश कमजोर है मेक श्योर करो कि आज से आप पहली क्लास से आओ और अपनी इंग्लिश को बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बनाओ। एक्सपैंडिंग ट्री कवर इज क्रूशियल, क्रूशियल मीन इंपॉर्टेंट। ट्री कवर को बढ़ाना क्या है? क्रूशियल है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्साइटेड है? कितने लोग एक्साइटेड हैं आज से प्रोफेशन स्टार्ट हो रहा है उसके लिए? एक बार मुझे कमेंट में थम्स अप देंगे जितने लोग एक्साइटेड हैं आज से प्रोफेशन की, आज की प्रोफेशन की क्लास के लिए। स्किमिंग करेंगे, मीन आइडिया बताएंगे। इतने सारे थम्स अप, क्या बात है। चल, बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हैं, दैट्स ग्रेट। चल, टेल मी द मीन आइडिया। ग्यारह बजे होगी बेटा प्रोफेशन क्लास, यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे 11 AM। हाँ जी। मेन आइडिया क्या है? क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, ट्री प्लांटेशन और कार्बन को कैप्चर करना बहुत जरूरी हो चुका है। इंडिया के लिए इतनी तेजी से बढ़ रही है, हम कार्बन इंटेंसिव, कार्बन को ऐसी इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज कर रही है। ट्री कवर बढ़ाना, पेड़ उगाना बहुत जरूरी हो चुका है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज से भी हम लड़ सके और ग्रोथ भी होती रहे। इंडिया का फॉरेस्ट रिकवर से इतना सा है जो कि बहुत कम है, जो हमारा टारगेट था। ये जो कमी है इसके बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। इंडस्ट्रियल एमिशंस होते जा रहे हैं। ट्री प्लांटेशन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इंडिया में इसको हमें बढ़ाना होगा, हमें फॉरेस्टेशन करना होगा, कुछ सारे पेड़ उगाने होंगे। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को तो कम करते ही करते हैं पेड़, पेड़ जो सॉइल की हेल्थ को भी अच्छा करते हैं, ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं, पानी को भी रोक के रखते हैं, सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के आगे हमें स्ट्रेंथ देते हैं। तो बेसिकली पूरा पूरा पैराग्राफ की बात कर रहा है और वो क्या है? पेड़ उगाओ। पेड़ उगाओगे तो क्लाइमेट चेंज से भी लड़ पाओगे, पेड़ उगाओगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता रहेगा और एनवायरमेंट का नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा, पेड़ उगाओगे तो सॉइल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, पेड़ उगाओगे तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। तो पेड़ उगाना इज इंपॉर्टेंट, ये ऑथर का मीनिंग है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ मीन आइडिया बताएंगे। अगला पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? स्किमिंग कर रहे हैं हम ना, रीडिंग नहीं कर रहे। इंडिया ने बहुत सारी पॉलिसीज लेके आई पेड़ उगाने के लिए, एक पॉलिसी ये आई, एक पॉलिसी ये आई। नेशनल फॉरेस्ट से हमें टिम्बर फ्यूल नहीं लेना है, एनवायरमेंट को अच्छा करना है, तो गांव के लोगों को इनकम सोर्सेज देने हैं। एक ग्रीन इंडिया मिशन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रिलेटेड दिया है, बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव्स हुई, कंपनीज जो है इन्होंने भी पेड़ उगाए, बहुत सारी कॉर्पोरेशन अभी भी पेड़ उगा रही हैं, जिसकी वजह से वो कार्बन क्रेडिट ले रहे हैं। कार्बन क्रेडिट समझते हो क्या होता है? कार्बन क्रेडिट होता है कि हम इतना धुआं कर रहे हैं, तो अगर हम इतने पेड़ उगा देंगे तो हमें क्रेडिट मिल जाएगा कि हम इतना धुआं कर सकते हैं। अगर वो धुआं अपना बढ़ाती है तो उनको और पेड़ लगाने की जरूरत है, तो हर एक पेड़ जो वो उगाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ की जाएगी धुएं में रिलीज करने की। इस सिस्टम को बोलते हैं कार्बन क्रेडिट सिस्टम। तो बेसिकली मेन आइडिया एक ही लाइन का है कि सरकार ने और कंपनीज ने क्या क्या किया पेड़ उगाने के लिए, ये ऑथर ने बताया। लास्ट पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं
इंडिया की इंडस्ट्रीज में बहुत प्रेशर होता है कि वो अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, क्योंकि बहुत रूल्स रेगुलेशंस हैं। यूरोपियन मैकेनिज्म है जिसको 2026 में लगाया जाएगा, वो टैक्स लगाएगा उन इंपोर्ट्स पे जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज होती है, जिनको बनाने में इन सब में ट्रेड जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। ये टैरिफ जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत इंपैक्ट करेगा। कॉम्पिटिटिव रहने के लिए इंडस्ट्रीज जो कार्बन को बैलेंस करने के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, बहुत पेड़ उगाए जा रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट से हेल्प मिलेगी, उन कंपनीज को बैलेंस कर पाएंगी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे फॉलो करो। सस्टेनेबिलिटी आपको फायदा भी देगा। क्या फायदा देगा कि आजकल क्या हो रहा है, टैक्स लगाए जा रहे हैं उन इंडस्ट्रीज पे जहाँ पे पोल्यूशन बहुत हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। तो अगर वो पेड़ लगाती है, कार्बन क्रेडिट्स ले लेती है, तो उससे क्या होगा, उनको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी मिलेगा। क्वेश्चंस देखते हैं। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी का क्या मकसद था एंड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इंडिया प्रोग्राम का क्या मकसद था। तो पहले कीवर्ड्स मैच करते हैं, जब स्किमिंग करते हैं कीवर्ड्स देखते हैं। तो 2014 कीवर्ड ढूंढो पहले। तो नंबर्स का कीवर्ड ढूंढना बहुत आसान होता है। ये रहा, चलो इसको पढ़ेंगे, यहां से लेकर यहां तक रीड करेंगे। 2014 मुझे कीवर्ड यहां मिला था। ये सब पार्टिसिपेट करें, नेचुरल फॉरेस्ट पे डिपेंडेंस कम हो। चलो आंसर, एनकरेज किया जाए पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट लैंड ओनर्स इन अफॉरेस्टेशन। आंसर इज सी। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, मेन चिंता वाली बात क्या है इंडिया के टी कवर को लेकर, ट्री कवर को लेकर बहुत कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो टारगेट सेट हुआ था उससे कम है। आंसर इज स्कोर्स एवरीवन। हाँ, पैराजम्बल करेंगे, लास्ट में करेंगे। पहले मुझे मैच का कॉलम्स का आंसर बताओ, देखते हैं कितने मैच का कॉलम्स आपको आपके सही निकले। ब्रेक अ लेग मींस ऑल द बेस्ट। कहां गया? सॉल्ट ऑफ द बहुत ही बढ़िया इंसान है। ऑन दी बॉल बहुत अलर्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बहुत ही बढ़िया सिचुएशन। गेट बेंट आउट ऑफ शेप मींस आप बहुत दुखी हो। डी सी ई बी एंड ए। 10 शब्द है, में से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। हर किसी को लिखना है ना, सबकी जिम्मेदारी है। जो बच्चे मीनिंग लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस मोमेंट रेजोल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे। उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे, सबको लिखना है। आ जाते हैं पैराजम्बल पे, और ये रहा पैराजम्बल। बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करवा रही हूँ। पहले मुझे बताओ कौन सा स्टेटमेंट है जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। हाउएवर लिखा हुआ है, हाउएवर स्टार्टर नहीं होता, इससे स्टार्टिंग नहीं हो सकती। इसकी जो एम्बिशियस ग्रोथ है वो ओवरशैडो हो गई है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं इसके ईवी डिवीजन में। एक बार इसको सक्सेस का एक सिंबल माना जाता था। ओला जो है प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हो सकता है स्टार्टिंग थोड़ा दिख रहा है। सिम 6 जब से उसका आईपीओ का लॉन्च हुआ है, ओला इलेक्ट्रिक की वैल्यूएशन नीचे गिर गई है 70% से ज्यादा 7 महीनों में। ये भी हो सकता है। 2023 में ओला जो है एआई स्पेस में आया क्रोटिम के साथ, जो इंडिया की पहली एआई फर्म है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। हो सकता है 2010 में लॉन्च किया गया कंपनी, कौन सी कंपनी में, कौन सी कंपनी, द कंपनी। ये तो नहीं हो सकता। ये जो कंपनी है बहुत ही फैमिलियर नेम होगी, इसके ऑपरेशंस एक्सपैंड करे, उसने ईवी में आई, इन सब में आई और बहुत ही बड़ा कंपीटिटर बन गई उबर। तो अभी हमको नहीं समझ में आया, बट हमको इतना समझ में आ गया कि आपका पी और टी तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। चलो अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप है कि हम अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे, कि कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हाउएवर लिखा हुआ था और हाउएवर के आगे नेगेटिव टोन थी। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ पी से पहले क्या आएगा। हाउएवर लिखा हुआ था और हाउएवर के पहले कैसी टोन थी, नेगेटिव टोन थी। इसका मतलब पी से पहले पॉजिटिव टोन आएगी। चलो देखते हैं, यहाँ पे तो नेगेटिव टोन ही है, ग्रैपल कर रहा है। इसकी वैल्यूएशन प्लंज हो गई है, तो ये भी नेगेटिव टोन है। चलो ये एआई स्पेस में आया जिसकी ये पॉजिटिव टोन है। 2010 में लॉन्च हुई कंपनी ने, बहुत अच्छा नाम बन गई, ये भी पॉजिटिव। कोई परेशानी तो कोई समझ में आया कि पी से पहले क्या क्या आएगा। पी से पहले टी भी आ सकता है और पी से पहले एस भी आ सकता है। क्या ये स्टेप सभी को क्लियर है? इजी नहीं है, पैराजम्बल डिफिकल्ट है। तो दो ही स्टेटमेंट्स थे जिनमें पॉजिटिव टोन थी, एक टी में पॉजिटिव टोन थी, एक एस में पॉजिटिव टोन थी। तो हमको क्या समझ में आया कि पी से पहले टी भी आ सकता है, पी से पहले एस भी आ सकता है। चलो अब कुछ कुछ पेयर्स और बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जो ग्रोथ है वो ओवरशैडो हो गई है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन में। पी के बाद क्या आएगा? इसमें तो दोनों टोन्स हैं, इसमें तो नेगेटिव भी थी और इसमें तो पॉजिटिव भी थी। तो पी के बाद दोनों टोन्स तो नहीं आ सकती। हाउएवर के बाद नेगेटिव, तो आगे नेगेटिव, नेगेटिव वाला इकलौता ये बचा। इसका मतलब ये भी समझ में आया कि पी के बाद आ रहा है। कोई दिक्कत? चलो अब और आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम ना स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि क्या सीक्वेंस होगा। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट पास मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, क्यू था, आर था और एस था। आर तो हमने पी के बाद लगा दिया, तो इसका मतलब ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं। 2 ऑप्शंस में क्या है, या तो क्यू मेरा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा या फिर एस मेरा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। अब मुझे इतना समझ में आया कि या तो मेरा क्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा या फिर मेरा एस स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। चलो अभी पूरा पैराग्राफ किस बारे में, अब आप मुझे बताओ पूरा पैराग्राफ किस बारे में। स्टार्टिंग स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करता है, कुछ तारीफें करी है फिर कुछ बुराइयां करी हैं ओला की, कि ओला पहले बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो क्यू और एस में कौन सा स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है? एस तो नहीं हो सकता। एस में तो सिर्फ तारीफ तारीफ है, क्या क्या हुआ। तो कैसे क्लियर है कि क्यू विल बी स्टार्टिंग स्टेटमेंट। तो हमारा क्यू लग चुका है, पी और आर लग चुका है। अब बस हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि टी एस होगा या फिर एस पी होगा। उसके लिए क्यू से देख लेते हैं। तो वंस हेल्ड एज अ बीकन ऑफ सक्सेस इन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, ओला जो है ग्रैपल कर रहा है बहुत सारे चैलेंजेस के साथ। तो पहले बताएंगे कब लॉन्च हुआ था, उसके बाद बताएंगे 2023 में क्या किया। 2010 में ये लॉन्च हुई, कौन सी कंपनी, ओला कंपनी। 2010 में लॉन्च हुई, फिर 2023 में क्या हुआ, फिर 2023 में एआई स्पेस में चले गए। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस आपका बना क्यू टी एस पी। कोई परेशानी? चलो अब एक दूसरे तरीके से समझते हैं। ये तो मैंने आपको एज अ स्टूडेंट सॉल्व करके दिखाया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो दूसरा तरीका समझो। ये जो एम्बिशियस ग्रोथ है, इतनी बढ़िया जो ग्रोथ हुई, ग्रोथ कहाँ हुई? ग्रोथ हुई टी में और ग्रोथ हुई एस में। ये जो इतनी बढ़िया ग्रोथ हुई, ग्रोथ कहाँ हुई? टी में ग्रोथ हुई और एस में ग्रोथ हुई है। तो जब ग्रोथ हो रही है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे मतलब 2010 पहले आएगा, 2023 बाद में आएगा। टीएसपी में कोई दिक्कत किसी को भी? टीएसपी वाला कॉम्बिनेशन सबको क्लियर था। 2010 में लॉन्च हुई, 2023 में ये हुआ, लेकिन ये जो ग्रोथ थी ये ओवरशैडो हो गई। चलो अब टीएसपी बन चुका है। चलो और अभी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अच्छा अब हमने यहाँ पे हाउएवर लगाया, ये ग्रोथ ओवरशैडो हो गई, तो इसका मतलब क्या, इसके आगे नेगेटिव टोन आएगी। नेगेटिव टोन किसमें ले रखी है? इसमें ले रखी है कि इसकी वैल्यूएशन प्लंज हो गई। इसका मतलब आर यहाँ आया, टीएसपीआर में कोई दिक्कत? अब बस मुझे क्यों चेक करना है, क्यों कहाँ आएगा। टी से स्टार्टिंग तो हो नहीं सकती क्योंकि टी में तो कंपनी का नाम ही नहीं दिया होगा। इसका मतलब क्यू को मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा टी से पहले, क्योंकि कंपनी का नाम मुझे बताना पड़ेगा टी से पहले। टी स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो हो नहीं सकता था, इसका मतलब क्यू को मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। जितने बच्चों को अभी भी कोई दिक्कत है तो फ्लोचार्ट बना लेते हैं, फ्लोचार्ट बनाएंगे तो और इजी हो जाएगा। क्यू टी एस टी और आर, यहाँ पे ग्रोथ थी और यहाँ पे दिस ग्रोथ थी। ये पहले क्यों आया, ये बाद में क्यों आया, क्योंकि यहाँ 2010 लिखा हुआ था, यहाँ 2023 लिखा हुआ था। ये आर इधर क्यों आया, क्योंकि हाउएवर